1950 में बनाए गए मूल भारतीय संविधान में ट्रिब्यूनल से संबंधित कोई विशिष्ट खंड शामिल नहीं थे। हालांकि 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसमें ट्रिब्यूनल की आवश्यकता को दूर करने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए। इस संशोधन ने भाग 14A को संविधान में जोड़ा, विशेष रूप से न्यायाधिकरणों पर ध्यान केंद्रित किया। ट्रिब्यूनल क्या है? न्यायाधिकरण विशेष अदालतें या निकाय हैं जो विशिष्ट प्रकार के विवादों और मामलों को संभालते हैं, जिसका उद्देश्य अक्सर पारंपरिक अदालतों की तुलना में तेज और अधिक प्रभावी न्याय प्रदान करना है। वे कानून या मुद्दों के विशेष क्षेत्रों से निपटने के लिए स्थापित किए जाते हैं, जिससे वे न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। न्यायाधिकरणों से संबंधित प्रमुख लेख। नए जोड़े गए भाग 14A में केवल 2 लेख शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। एक अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण। उद्देश्य अनुच्छेद 323 सरकार को सरकार में काम करने वाले लोगों की सेवा से संबंधित विवादों को संबोधित करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों। इसमें सेवा की स्थिति, पदोन्नति, नियुक्तियां और अनुशासनात्मक मुद्दे जैसे मामले शामिल हैं। प्रशासनिक कार्य न्यायाधिकरण विवादों को जल्दी से हल करने और नियमित अदालतों में बैकलॉग को कम करने के लिए काम करते हैं, जो रोजगार और सेवा मामलों के प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संरचना। सरकार इन न्यायाधिकरणों की रचना, संगठन और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे कुशलता से काम करते हैं और सुलभ हैं। 2 अनुच्छेद 323B अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण। उद्देश्य अनुच्छेद 323B प्रशासनिक मुद्दों से परे अन्य विशिष्ट मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित है। इसमें करों, भूमि सुधारों और औद्योगिक विवादों से संबंधित विवाद शामिल हो सकते हैं। लचीलापन। यह लेख सरकार को समाज की जरूरतों के आधार पर विभिन्न न्यायाधिकरण बनाने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए, इसने उपभोक्ता मंचों और पर्यावरण और राजस्व न्यायाधिकरणों का निर्माण किया है, जो कानून के आला क्षेत्रों से निपटते हैं। दक्षता। अनुच्छेद 323A के तहत की तरह अनुच्छेद 323B का लक्ष्य कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना है, उन मुद्दों के लिए एक तेज संकल्प प्रदान करता है जो अन्यथा नियमित अदालत प्रणाली को रोक सकते हैं। भारत में न्यायाधिकरणों का महत्व। शीघ्र न्याय। न्यायाधिकरणों का उद्देश्य विवादों को हल करने के लिए लगने वाले समय को कम करते हुए त्वरित और विशेष न्याय प्रदान करना है। विशेषज्ञता। ट्रिब्यूनल सदस्यों को अक्सर विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष ज्ञान होता है, जिससे जटिल मुद्दों पर अधिक सूचित निर्णय होते हैं। एक्सेसिबिलिटी। वे आम लोगों के लिए अधिक सुलभ होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक अदालतों के समान कानूनी प्रतिनिधित्व के समान स्तर की आवश्यकता के बिना अपने मामलों को प्रस्तुत करने की अनुमति मिलती है। निष्कर्ष। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के लिए भाग 14A के अलावा कानूनी प्रणाली में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से विवादों को कुशलता से संभालने में। लेख 323 और 323B प्रशासनिक और विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए रूपरेखा के रूप में काम करते हैं, जो विशिष्ट मामलों में त्वरित न्याय वितरण को सक्षम करते हैं। यह परिवर्तन भारतीय कानूनी प्रणाली की कभी कभी विकसित होने वाली प्रकृति को दर्शाता है, जो प्रभावी विवाद समाधान के लिए समाज की जरूरतों का जवाब देता है। इन प्रावधानों को समझना नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें उनके अधिकारों और कानून के निर्दिष्ट क्षेत्रों में न्याय की तलाश के लिए उपलब्ध तंत्र के बारे में ज्ञान से लैस करता है। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323A को समझना।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 संसद को सार्वजनिक सेवाओं में व्यक्तियों की काम पर रखने और काम करने की स्थिति से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि इन विवादों को नागरिक अदालतों या उच्च न्यायालयों में तय किए जाने के बजाय उन्हें विशेष प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 323 ए को लागू करने के लिए भारतीय संसद ने 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया। इस कानून ने केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट और कई राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाने का अधिकार दिया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों को तेजी से और सस्ती न्याय प्रदान करना था जो प्रशासनिक निर्णयों से अन्याय महसूस कर सकते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट की स्थापना 1985 में की गई थी, जिसमें नई दिल्ली में स्थित इसका मुख्य कार्यालय और विभिन्न राज्यों में कई अतिरिक्त शाखाएं थीं। अब तक कैट के पास 19 नियमित बेंच हैं, जिनमें से 17 में से उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहां उच्च अदालतें स्थित हैं, जबकि अन्य 2 जयपुर और लखनऊ में काम करते हैं। ये बेंच अतिरिक्त स्थानों में सर्किट बैठकें भी करते हैं। बिल्ली का अधिकार क्षेत्र बिल्ली के पास किसी भी भर्ती से संबंधित मुद्दों और सेवा मामलों को देखने का अधिकार है, जिसमें लोक सेवकों को शामिल किया गया है जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें ऑल इंडिया सेवाओं के सदस्य, केंद्रीय सिविल सेवा, केंद्र सरकार के तहत विभिन्न पद और रक्षा सेवाओं में नागरिक कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि यह सशस्त्र बलों, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों या संसदीय कर्मचारियों के सदस्यों को कवर नहीं करता है। बिल्ली की रचना बिल्ली एक अध्यक्ष और कई सदस्यों से बनी है। प्रारंभ में इसमें एक उपाध्यक्ष शामिल था, लेकिन इस स्थिति को 2006 में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों संशोधन अधिनियम के माध्यम से हटा दिया गया था। वर्तमान में कैट में एक अध्यक्ष और 69 सदस्य हैं। ये सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि दोनों से आते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य 4 साल की अवधि या जब तक वे 70 वर्ष की आयु अध्यक्ष के लिए या 67 सदस्यों के लिए तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो भी पहले होता है। नियुक्ति कैट के अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक चयन समिति या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किया जाता है। बिल्ली प्रक्रिया सिविल कोर्ट द्वारा पीछा की जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं के विपरीत कैट 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता से बाध्य नहीं है। इसके बजाय यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर संचालित होता है, एक लचीले दृष्टिकोण के लिए अनुमति देता है। कैट के साथ मामला दर्ज करने का शुल्क न्यूनतम है, 50 रुपये पर सेट किया गया है, और आवेदक खुद का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या एक वकील को काम पर रखने के लिए चुन सकते हैं। बिल्ली के निर्णयों के खिलाफ अपील मूल रूप से कैट द्वारा किए गए फैसलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों को दरकिनार कर दिया जा सकता है। हालांकि यह चंद्र कुमार मामले 1997 में एक ऐतिहासिक फैसले के बाद बदल गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालयों ने कैट के फैसलों की समीक्षा करने की शक्ति को अस्वीकार कर दिया था। अदालत ने जोर देकर कहा कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार संविधान के ढांचे का एक मौलिक हिस्सा है। अब एक व्यक्ति जो बिल्ली के फैसले से असहमत है, वह सुप्रीम कोर्ट से सीधे संपर्क करने से पहले प्रासंगिक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में अपील कर सकता है। निष्कर्ष सारांश में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना विशेष रूप से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सार्वजनिक सेवा रोजगार से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक विशेष और कुशल तंत्र प्रदान करती है।
इस संरचना का उद्देश्य न केवल लोक सेवकों के अधिकारों की रक्षा करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि न्याय तेजी से और किफायती रूप से दिया जाता है। इन न्यायाधिकरणों का समर्थन करने वाला कानूनी ढांचा अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं में लचीलापन बनाए रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को समझना। सेटी। परिचय। 1985 का प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो सरकार को राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण सैट्स स्थापित करने की अनुमति देता है। यह तब होता है जब एक राज्य सरकार इसके लिए पूछती है। सैट्स केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों कैट्स के समान हैं, लेकिन विशेष रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सैट्स का उद्देश्य। सैट्स की मुख्य भूमिका राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भर्ती और सेवा मामलों को संभालना है। इसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे शामिल हैं, जैसे कि पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक क्रियाएं। विशेष न्यायाधिकरण होने से इन मामलों को कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से छांटना आसान है। मूल न्यायाधिकार। सैट्स के पास मूल क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे किसी अन्य अदालत की मंजूरी की आवश्यकता के बिना सीधे मामलों को सुन सकते हैं। यदि किसी राज्य के कर्मचारी को लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या वे अनुचित उपचार का सामना करते हैं, तो वे न्याय की तलाश के लिए एसएटी से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य नियुक्ति। सैट्स के सदस्यों को एक सावधान प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। एक एसएटी के अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। चयन एक खोज सहचयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। इस समिति का नेतृत्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने किया है। यह संरचना यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि एसएटी के सदस्य योग्य हैं और नियुक्ति प्रक्रिया में अखंडता है। संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण। कभी कभी दो या अधिक राज्यों में सामान्य प्रशासनिक मुद्दे हो सकते हैं। ऐसे मामलों में एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण जाट का गठन किया जा सकता है। जाट का अधिकार क्षेत्र। एक जाट में सभी शक्तियां और अधिकार हैं जो एक एसएटी को शामिल राज्यों के लिए होगा। यह उन विवादों को संभालने में मदद करता है जो राज्य की सीमाओं पर फैले हुए हैं, जिससे प्रशासनिक न्याय के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। संवैधानिक लेख और कानूनी ढांचा। एसएटी की स्थापना और कार्य भारत के संविधान द्वारा समर्थित हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 323 A के तहत। यह लेख संसद को केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों के बारे में विवादों और शिकायतों को हल करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए प्रदान करने का अधिकार देता है। यहाँ कुछ प्रासंगिक लेख और कानून हैं। अनुच्छेद 323A केंद्रीय और राज्य स्तरों पर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के लिए प्रदान करता है, कानून के तहत सभी कर्मचारियों के लिए उचित उपचार सुनिश्चित करता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 यह प्रमुख कानून है जो दिल्ली और सैट दोनों के कामकाज को नियंत्रित करता है। निष्कर्ष। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का निर्माण राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों को संबोधित करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इन मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए एक समर्पित निकाय होने से राज्य सरकारें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनके कर्मचारियों के साथ उचित और कुशलता से व्यवहार किया जाए। इसी समय संरचित नियुक्ति प्रक्रिया और संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का प्रावधान भारत में प्रशासनिक न्याय की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है। भारत में अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323B के तहत
भारत की संसद और राज्य विधानसभाएं विभिन्न प्रकार के विवादों को संभालने के लिए ट्रिब्यूनल नामक विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं। ये ट्रिब्यूनल विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित हैं। 1. कराधान, करों और कर नीतियों के बारे में असहमति। 2. विदेशी मुद्रा, मुद्रा विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय धन लेनदेन से संबंधित मुद्दे। 3. औद्योगिक और श्रमिकों के अधिकारों, औद्योगिक कानूनों और नौकरी से संबंधित मामलों से संबंधित संघर्ष। 4. भूमि सुधार, भूमि स्वामित्व और खेती की नीतियों में परिवर्तन से संबंधित विवाद। 5. शहरी संपत्ति पर छत, शहरों में संपत्ति के स्वामित्व पर सीमा से संबंधित मुद्दे। 6. चुनाव, संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव प्रक्रिया के बारे में मामले। 7. खाद्य सामान, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण से संबंधित विवाद। 8. किराया और किराएदारी अधिकार, किराए के समझौतों और जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों के बारे में मुद्दे। अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी के बीच अंतर। लेख 323 ए और 323 बी में कुछ प्रमुख अंतर हैं। यहाँ एक ब्रेकडाउन है। 1. मामलों का प्रकार। अनुच्छेद 323 ए केवल सार्वजनिक सेवा मामलों पर केंद्रित है। इसमें सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए भर्ती और सेवा की शर्तों जैसे मुद्दे शामिल हैं। दूसरी ओर अनुच्छेद 323 बी कराधान, चुनाव और श्रम मुद्दों जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। 2. न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 323 ए के तहत न्यायाधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। इसके विपरीत अनुच्छेद 323 बी संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को इन ट्रिब्यूनल बनाने की अनुमति देता है, जो कानून बनाने की शक्ति के प्रत्येक क्षेत्र पर आधारित है। 3. न्यायाधिकरणों का पदानुक्रम। अनुच्छेद 323 ए के तहत केंद्र सरकार के लिए केवल एक ट्रिब्यूनल है और प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए एक है। न्यायाधिकरणों के किसी भी पदानुक्रम की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर अनुच्छेद 323 बी ट्रिब्यूनल के एक पदानुक्रमित प्रणाली के निर्माण के लिए अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। चंद्र कुमार मामले 1997 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लेख 323 अ और 323 बी के किसी भी हिस्से ने इन ट्रिब्यूनल के फैसलों की समीक्षा करने के लिए उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को हटा दिया था। इसका मतलब यह है कि नागरिक अभी भी इन न्यायाधिकरणों के फैसलों के खिलाफ न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं, अपने निर्णयों पर एक आवश्यक जांच प्रदान करते हैं। विभिन्न न्यायाधिकरणों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। क्षेत्रीय आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न न्यायाधिकरणों की विभिन्न बेंच सेट की जाती हैं। यहाँ कुछ ट्रिब्यूनल बेंचों और उनके संबंधित क्षेत्रों की एक सूची है। 1. प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली राष्ट्रीय स्तर के मामलों को शामिल करता है। 2. इलाहाबाद बेंच उत्तर प्रदेश लखनऊ बेंच के तहत जिलों को छोड़कर और उत्तराखंड में कार्य करता है। 3. लखनऊ बेंच उत्तर प्रदेश के भीतर विशिष्ट जिलों पर केंद्रित। 4. कटक बेंच ओडिशा से संबंधित है। 5. हैदराबाद बेंच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सेवा करता है। 6. मद्रास बेंच तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए जिम्मेदार। 7. कोच्चि बेंच केरल और लक्षद्वीप की देखभाल करता है। 8. बॉम्बे बेंच महाराष्ट्र, गोवा और कुछ केंद्र प्रदेशों को शामिल करता है। 9. अहमदाबाद बेंच गुजरात से संबंधित है। 10. जोधपुर बेंच राजस्थान, कुछ जिलों को छोड़कर की सेवा करता है। 11. जयपुर बेंच राजस्थान के अन्य हिस्सों पर केंद्रित। 12. चंडीगढ़ बेंच हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ को कवर करता है।
13 जबलपुर बेंच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जिम्मेदार। 14 पटना बेंच बिहार और झारखंड से संबंधित है। 15 कलकत्ता बेंच पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्य करता है। 16 गुवाहाटी बेंच असम, मेघालय और विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल करता है। 17 जम्मू बेंच जम्मू क्षेत्र के बाद दिखता है। 18 श्रीनगर बेंच कुछ जिलों को छोड़कर जम्मू और कश्मीर में कॉपीराइट के मामले। निष्कर्ष, ये न्यायाधिकरण विवादों को कुशलता से हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विशेष मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें मानक अदालतों से परे विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है। उनकी संरचना और कामकाज को समझना नागरिकों को न्याय को बेहतर तरीके से पहुंचने में मदद करता है, विशेष रूप से विशिष्ट कानूनी जरूरतों वाले क्षेत्रों में। लेख 323 ए और 323 बी का उल्लेख इन न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए एक संवैधानिक समर्थन प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च न्यायालयों के समक्ष अपील करने के अधिकार को बनाए रखते हुए विभिन्न शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है।